नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 22 जून 2022। आज हम लोग देखेंगे हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रत्येक वर्ष 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति होती है जब रात सबसे लंबी होती है। ग्रीष्म संक्रांति को ग्रीष्म अयनांत भी बोलते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। भूमध्य रेखा पर सूर्य 2 दिन मार्च में वसंत ऋतु विषव और सितंबर में शरद ऋतु विषव में सीधे सर के ऊपर चमकता है। तीसरा स्टेटमेंट है, जैसे जैसे इनमें से कोई एक भूमध्य रेखा में से दूर जाता है, दिन और रात के बीच का अंतर बढ़ता जाता है। चलिए इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करिए। मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से बताता हूं किस तरीके से जो विषुव होते हैं और जो अयनांत होते हैं वो काम करते हैं। देखिए, जो विषुव होता है तो विषुव का मतलब है कि भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर जब सूर्य होता है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति 2 बार आती है। इसको मैं अक्षांशों के यहां पे बना देता हूं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, यानी कि ये वाली कौन सी रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, ये हमारी भूमध्य रेखा है। तो अब देखिए, जो सूर्य होता है तो जब उत्तर की तरफ जाएंगे तो इसी को बोलते हैं सूर्य का उत्तरायण होना। अब देखिए, ये सूर्य ऊपर नीचे नहीं जाता है, ये पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर झुकी हुई है और पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो जब हम लोग 0 डिग्री पे खड़े होते हैं तो मान लीजिए एक महीने से स्टार्ट करते हैं मार्च से, तो मार्च के समय जब एक विषुव की स्थिति होती है, ठीक है, तो विषुव की स्थिति से मार्च के समय जब सूरज का उत्तरायण होता है और कर्क रेखा पे जाता है, तो ये स्थिति कौन सी आती है, ये आती है जून, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून में सूरज जो होता है वो कहां पर लंबवत होता है, कर्क रेखा पर। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि कल था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और कल ही थी 21 जून, यानी 21 जून स्पेसिफिक डेट है जब सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर लंबवत होता है। अब 21 जून के बाद यानी कि फिर से 3 महीने उसको लगते हैं वापस विषुवत रेखा की तरफ आने में। तो अब 3 महीने से आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये सितंबर के समय वापस सूर्य कहां पर आ जाएगा, विषुवत रेखा पर, यानी कि फिर से एक विषुव की स्थिति बनेगी, यानी कि भूमध्य रेखा पर 2 बार जो है सूर्य उसके ठीक ऊपर आता है। अब यहां पर जब सूर्य खड़ा हुआ है, इसके बाद ये महीना चल रहा है सितंबर का, तो सितंबर में भी विषुव बन रहा है। अब ठीक 3 महीने बाद यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, दिसंबर को सूर्य की स्थिति कहां पर हो जाएगी, हम इसको बोलते हैं सूर्य का दक्षिणायन होना। तो दक्षिणायन होने पे ठीक मकर रेखा के ऊपर सूर्य होगा, अर्थात उस समय भारत में कौन सा अयनांत हो रहा होगा, शीत अयनांत। तो शीत अयनांत जिसको विंटर सॉलिस्टिस बोलते हैं, तो विंटर सॉलिस्टिस कब पड़ेगा, यह पड़ेगा 22 दिसंबर को, जब सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर चमक रहा होगा। तो यानी कि कर्क रेखा पर आता है सूर्य जून में, मकर रेखा पर आता है दिसंबर में और भूमध्य रेखा पर आता है मार्च में और सितंबर में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि 21 दिसंबर, तो 21 दिसंबर जैसे ही बोलेंगे तो दिसंबर का महीना भारत में कैसा होता है, शीत अयनांत होता है। तो लिखा हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध में, अब भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, तो यहां पर ग्रीष्म लिखा है तो यह गलत हो जाएगा। इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था, शीत अयनांत होना चाहिए था। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर सूर्य 2 दिन मार्च में कब होगा, जब वसंत ऋतु विषुव होगा, एकदम ठीक बात है। और सितंबर में कब होगा, जब शरद ऋतु विषुव होगा, यह भी एकदम ठीक बात है। मैंने जैसे आपको बताया कि मार्च के महीने की बात कर लें और सितंबर के महीने की बात कर लें, तो दोनों महीनों में जो विषुव की स्थिति उत्पन्न होती है, क्यों, क्योंकि भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर सूरज चमक रहा होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। अब जैसे जैसे भूमध्य रेखा से कोई व्यक्ति दूर जाता है, ठीक है, चाहे उत्तर ध्रुव की तरफ, दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो दिन और रात के बीच का जो अंतर है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। यहां पर अंतर की बात हो रही है, तो उसका जो अंतर है वो बढ़ता जाता है। ये स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा के आसपास रहता है तो 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की ही रात होती है, यानी इक्वल, दोनों बराबर होते हैं। मगर इन दोनों का अंतर क्या हुआ, 0, कोई अंतर नहीं है। मगर जैसे ही विषुवत रेखा के उत्तर में या दक्षिण में जाएंगे तो ये यहां पे कुछ वैल्यू आने लग जाएगी, 1, 2, 3, इसका मतलब है अंतर लगातार बढ़ता जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो हमसे सही कथन पूछे थे, तो कथन 2 और 3 हमारा सही कथन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। दूसरा प्रश्न देखिए, मुद्रास्फीति से संबंधित है। बोल रहे हैं कि मुद्रास्फीति और ब्याज दरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 5% मुद्रास्फीति का अर्थ है इस वर्ष अप्रैल में सामान्य मूल्य स्तर इस वर्ष मार्च की तुलना में 5% अधिक था।
मंदी की तकनीकी परिभाषा के अनुसार एक अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाहियों तक संकुचित रहती है। आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि करना मुद्रास्फीति को कम करने का एक उपाय है। चलिए, हमें सही कथन का पता लगाना है। तो देखिए, पहला वाला कथन अपने आप में गलत हो जाएगा। अब 5% मुद्रास्फीति का मतलब है कि 95 रुपए की कोई वस्तु आती थी, 5 रुपए उसमें बढ़ गए तो अब वो 100 रुपए की मिलने लगी। परंतु ये जो मूल्य वृद्धि होती है, ये हम लोग नापते हैं पिछले वर्ष के कंपैरिजन में। जो दर होती है ये निकाली जाती है पिछले वर्ष के कंपैरिजन में, पिछले महीने के कंपैरिजन में नहीं निकाली जाती है। यहां पर बोल रहे हैं कि मार्च में कोई वस्तु 100 रुपए की थी और अप्रैल में आके 105 रुपए की हो गई, तो ये गलत हो जाएगा। एक महीना नहीं, एक वर्ष का अंतराल लिया जाता है। मंदी की तकनीकी परिभाषा के अनुसार एक अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाहियों तक संकुचित रहती है, एकदम सही है। उसमें अगर बात करी जाए वस्तुओं के उत्पादन की, सेवाओं की, तो वो उसमें लगातार ऐसी गिरावट देखी जाती है, तो उसको बोलते हैं मंदी की स्थिति। आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि करना मुद्रास्फीति को कम करने का उपाय होता है, बिल्कुल सही है। मुद्रास्फीति का मतलब क्या है? मुद्रास्फीति का सीधा सा मतलब होता है आम बोलचाल भाषा में महंगाई, यानी कोई चीज 10 रुपए की थी और वो 50 रुपए की मिलने लगी। अब ऐसा होगा क्यों? ऐसा होगा इसलिए क्योंकि जो लोग होंगे, जो जनता होगी, उसके पास बहुत सारा पैसा है। अब मान लीजिए आप किसी दुकान पे चॉकलेट खरीदने जाते हैं, वहां पे उस चॉकलेट का जो मूल्य है वो 10 रुपए है। वहीं पर आप देखते हैं कि आपके पड़ोसी वो भी उसी चॉकलेट को खरीदने आ गए, तो वो दुकान वाले से बोलते हैं भाई हम 20 रुपए दे रहे हैं इसके लिए। एक और व्यक्ति आ जाता है, वो कहता है हम 30 रुपए दे रहे हैं, तो वही 10 रुपए की जो चॉकलेट है मान लीजिए 50 रुपए की मिलती है। तो 50 रुपए देने के लिए जनता तैयार है, इसका मतलब जनता के पास क्या है? पैसा है। और उस पैसे को आरबीआई क्या करेगा? वापस अपनी तरफ खींचेगा। तो खींचने के लिए क्या करना चाहिए? सोखना बोलते हैं इसको। तो ब्याज दरों में वृद्धि कर देगा। ब्याज दरों में वृद्धि का मतलब हो जाएगा जो लोन है, अब आदमी बैंक के पास कम जाएगा लोन लेने। क्यों? क्योंकि ब्याज बहुत ज्यादा है। जब लोन लेने कम जाएगा तो उसके पास पैसा कम बचेगा। जब उसके पास मुद्रा नगद कम होगी तो वो बोलेगा भाई ये 10 रुपए की चीज है, हम 10 ही रुपए में ले पाएंगे, हम ज्यादा पैसे दे ही नहीं पाएंगे। तो चीजों के दाम जो हैं वो कंट्रोल में आने लगेंगे। तो ब्याज दरों में वृद्धि मुद्रास्फीति को कम करने के उपायों में से एक उपाय कहा जाता है। तो यह स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो यहां पर हमारे दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि यूएस में आपको पता है किस तरीके से महंगाई की दर जा रही है। तो महंगाई की दर में उन्होंने क्या करा है, यहां पर जो ब्याज दर है, महंगाई की दर को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरों को 0.7% जो है वो और बढ़ा दिया है, जिससे कि लोग जो हैं वो उनको हतोत्साहित करें ताकि वो लोन कम लें और उनके पास नगद कम हो। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए विज्ञान से संबंधित है। टाइफाइड रोग के बारे में यहां बात हो रही है। कथन दिए हुए हैं हमको। यहां पर देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि गलत कथन का पहचान करनी है। टाइफाइड से बचाव के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। टाइफाइड बुखार अत्यधिक संक्रामक साल्मोना टाइफी वायरस के कारण होता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार गंभीर टाइफाइड बुखार के मामलों में 2 साल से कम उम्र के बच्चों का एक बड़ा हिस्सा है। तो ये 3 कथन है, हमें गलत कथन निकालना है। मैं आशा करता हूं आपने सवाल लगा लिया होगा। तो देखिए पहला कथन देखिए, टाइफाइड से बचाव के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आपको भी पता है कि भारत बायोटेक जो भारत की ही कंपनी है, इसी का ही बनाया हुआ एक टीका है जो टाइफाइड के लिए डब्ल्यूएचओ ने जिसको बोला है कि उसको मान्यता भी दी है, और दूसरा बाकी सारे टीकों से बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। वो भारत बायोटेक ने जो टीका बनाया था उसका नाम था टीसीवी, टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये टीसीवी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे टीके हैं जो टाइफाइड के लिए बनाए गए हैं। तो इसमें पूछा गया था कि कोई टीका उपलब्ध नहीं है, तो ऐसा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। टाइफाइड बुखार अत्यधिक संक्रामक साल्मोना टाइफी वायरस से होता है, तो वायरस नहीं है। यहां पे नाम तो सही लिखा है व्यक्ति का, परंतु ये क्या होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए जीवाणु। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से होता है, ना कि वायरस विषाणु से। डब्ल्यूएचओ के अनुसार गंभीर टाइफाइड बुखार के मामलों में 2 साल से कम उम्र के बच्चों का बड़ा हिस्सा होता है। बिल्कुल सही है, ये पता होना चाहिए आपको। ये जनरल चीजें हैं जो हर रोग के बारे में आपको पता होनी चाहिए। 2 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको टाइफाइड रोग से बहुत ज्यादा ग्रसित होते हैं। अभी अगर बात करी जाए टाइफाइड रोग के बारे में, तो जैसे उच्च ज्वर किसी को आता है, फीवर आ गया किसी को बहुत तेज, पेट में दर्द रहता है, ठीक है, या मान लीजिए कमजोरी फील होती है, या भूख ना लगना, है ना, ये सारे जो लक्षण होते हैं ये टाइफाइड के होते हैं, और ये काफी लंबे समय तक अगर चले आ रहे हैं तो जांच जरूर करानी चाहिए। तो हमसे गलत कथन पूछे गए थे, तो गलत कथन पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। केवल 1 और 2 ये दोनों कथन गलत हैं, तीसरा कथन एकदम सही है। यहां पे कुछ बेसिक चीजें दे रखी हैं, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। ये बैक्टीरिया के कारण होता है। यहां पर ये लक्षण के बारे में मैंने आपको बताया।
ठीक है, ये देखिए, ये जो मैं वैक्सीन की बात कर रहा था, तो ये भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन है, इसका नाम है। ये चीज याद रखिएगा, टीसीवी को ना टाइप बार भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए पॉलीसैकेराइड टाइफाइड वैक्सीन या वीकेंड टाइफाइड वैक्सीन, WCV की बात कर लें या PCV की बात कर लें, तो ये दोनों वैक्सीन भी टाइफाइड के लिए ही बनाई गई हैं। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ नजर डालते हैं। तो यहां पे पूछा जा रहा है भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो ये पता होना चाहिए। आप देखिए, मेरा यहीं पे प्रश्न है, यहां पे नौसेना का मैं बताऊंगा, आपको कमेंट करके बताना है कि थल सेना और वायु सेना का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है। इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए, इसका सिंपल सा आंसर है, अभी तक आपने ऑप्शन देख लिए होंगे, तो इसका आंसर है बी, जल के देवता हमारे लिए शुभ हो। ये जो भारतीय नौसेना है उसका आदर्श वाक्य कहा जाता है। अगर इसको संस्कृत में लिखा जाएगा तो आपने इसका देखिएगा, इसकी वेबसाइट में जाके शनह वरुणा लिखा हुआ है, शनह वरुणा। ठीक है, शनह वरुणा का जो मतलब होता है वो यही होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। प्रारंभिक परीक्षा 2021 में आया हुआ प्रश्न देख लेते हैं। ये भी देखिए विज्ञान से संबंधित पूछा गया है। प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किसका उपयोग करते हैं, तो बहुत ही सिंपल इसका उत्तर है। आपने ऑप्शन देख लिए हैं, आपने आंसर लगा भी लिया होगा, तो इसका आंसर है सी, लेमन ग्रास। जो लेमन ग्रास आता है, लेमन का मतलब क्या होता है, नींबू, तो ये इससे एक तेल बनाया जाता है। ठीक है, उस तेल को बोलते हैं सिट्रोनेला। तो जो सेट्रोनेला तेल होता है, इसी तेल से ये जो मच्छर होती हैं या मक्खी की बात करें, तो ये इनके लिए, इनके मतलब इनके विरुद्ध इसका उपयोग करा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, जो लेमन घास है वो इसका उत्तर है। देखिए, आज के तथ्य में हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रपति के ऊपर। ऐसा चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो ये एनडीए का पक्ष है, इसकी तरफ से जो राष्ट्रपति के लिए जिस नाम को प्रस्तावित करा है वो नाम है द्रौपदी मुर्मू का। मैं इनको दिखा देता हूं आपको, ये हैं द्रौपदी मुर्मू जी। इनको एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनका उम्मीदवार बनाया गया है। अगर इनके बारे में बात करें तो ये पहली महिला राज्यपाल थी। कौन से राज्य की, झारखंड राज्य की। ठीक है, बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। उड़ीसा इनका जन्म स्थान है। उड़ीसा में भी जो मयूरभंज जगह है वो इनकी जन्मस्थली रही है। ये संथाल जनजाति को बिलोंग करती हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर जानने वाली ये आ जाती है कि भारत में पहली बार अगर ये राष्ट्रपति बनती हैं तो पहली बार ऐसी कोई महिला राष्ट्रपति बनेंगी जो एक जनजाति समुदाय से आती हैं, और उस जनजाति समुदाय का नाम है संथाल। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। यूपीए की तरफ से जो राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार हैं वो यशवंत सिन्हा जी को चुना गया है। अब अगर भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति रहे उनके बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रपति कौन रहा, तो वो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल बिताया था। अगर पहले मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो वो जाकिर हुसैन रहे हैं, ये फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगर सबसे युवा राष्ट्रपति की बात करें तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी, ये सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने थे। अगर फर्स्ट दलित राष्ट्रपति की बात करें तो फर्स्ट दलित राष्ट्रपति में KR नारायणन का नाम आता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं इनका नाम ध्यान रखिएगा, और ये संथाल जनजाति को बिलोंग करती हैं, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के दैनिक क्विज में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आज का जो ये सत्र है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपने परिवार वालों का खूब सारा ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।